आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है लिंकेज। टर्म लिंकेज किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। लेकिन सबसे पहले लिंकेज के बारे में जो आइडिया दिया था वो कौन था? वाटसन और पन्नेट। लेकिन मॉर्गन ने इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो टर्म linkage is given by Morgan. Idea about linkage is given by idea about linkage. किसने दिया था? बैटसन एंड पन्नेट। But it is well explained by मॉर्गन। देखिए, वाटसन एंड पन्नेट ने जिस प्लांट के ऊपर काम किया था उसका नाम है स्वीट पी। और मॉर्गन ने जिसके ऊपर काम किया था वह एक फ्लाई है जिसका नाम है ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन का जो वर्किंग मटेरियल है वो क्या है? ड्रोसोफिला। और इसने जो है इस वर्किंग मटेरियल को क्यों चुना? क्योंकि यह जो फ्लाई है इसकी जो लाइफ साइकिल है वह 10 दिन में कवर्ड हो जाती है, 10 days ओनली। और जो फीमेल ड्रोसोफिला वह एक बार में लगभग 1000 अंडे देती है। ये 1000 अंडे एक बार में देती है। और ये कैसा है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल को पहचानने में आसानी से कोई परेशानी नहीं होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो इन सब वजहों से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था और इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसलिए मॉर्गन को कहा जाता है फादर ऑफ ड्रोसोफिला। फादर ऑफ ड्रोसोफिला। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाटसन एंड पन्नेट ने स्वीट पी पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट्स जो उन्हें प्राप्त हुए उसके आधार पर उन्होंने कौन सा कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वाटसन एंड पन्नेट के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट को। वाटसन एंड पन्नेट। इसका वर्किंग मटेरियल स्वीट पी है और वह जो स्वीट पी है उसमें उसने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए। एक था फ्लावर कलर और एक दूसरा जो कैरेक्टर लिया उन्होंने वो था शेप ऑफ द पॉलन के शेप और फ्लावर कलर, इन दोनों को एक साथ लिया। तो आपको पता है जब 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर के हम क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो वाटसन एंड पन्नेट ने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। इसमें फ्लावर कलर जो था वो डोमिनेंट कलर कौन सा था? ब्लू। और इसी का जो रिसेसिव कलर है फ्लावर का वो क्या था? रेड।
शेप ऑफ द पॉलन में जो डोमिनेंट था वो क्या था? लॉन्ग पॉलन, लॉन्ग पॉलन। और जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो क्या था? राउंड पॉलन, राउंड पॉलन। तो ये दो कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस किया था। ब्लू को हम जीनोटिपिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डोमिनेंट है कैपिटल से और रेसेसिव है तो इसी का स्मॉल बी से। और लॉन्ग पॉलन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लॉन्ग पॉलन कैपिटल एल से, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। वहीं पर जो शॉर्ट राउंड पॉलन है उसको हम किसी से स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक प्योर प्लांट जो स्वीट पी का था, जिसका फ्लावर कैसा था? ब्लू था, और उसका जो पॉलन था वो लॉन्ग था। और जो दूसरा जो फ्लावर था प्योर, वो कैसा था? उसका जो फ्लावर का कलर था वो कैसा था? रेड था। और जो पॉलन था वो कैसा था? राउंड था। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद क्या मिला? एक फर्स्ट जनरेशन का प्लांट मिला। और वह प्लांट कैसा था? हाइब्रिड था। और उस हाइब्रिड प्लांट में देखिए का जो फिनोटाइप था वो क्या होगा? क्योंकि ब्लू डोमिनेंट है रेड के ऊपर, तो कलर की जहां तक बात है वो क्या हो जाएगा? फ्लावर कलर का क्या होगा? ब्लू, ब्लू हो गया। और लॉन्ग पॉलन राउंड पॉलन पर डोमिनेंट है तो उसका जो पॉलन का जो शेप होगा कैसा होगा? लॉन्ग। ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन, ये मिला उसको F1। ये है F1 हाइब्रिड प्लांट मिला, जिसका ये फिनोटाइप था, फ्लावर का कलर ब्लू और पॉलन का जो शेप था वो लॉन्ग था। अब उन्होंने क्या किया? इसका टेस्ट क्रॉस किया। तो आपको पता है टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं किसके बीच में? जो F1 प्रोजेनी मिला है उसका क्रॉस हम P1 के रेसेसिव पेरेंट से करते हैं। तब हमको जो है एक रिजल्ट मिलेगा और उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, जो यह बतलाता है कि F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था वो कैसा था? हाइब्रिड था। लेकिन इसके अलावा भी एक इंफॉर्मेशन हम टेस्ट क्रॉस से प्राप्त करते हैं, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं टेस्ट क्रॉस। जो F1 प्रोजेनी की प्राप्ति हुई है उसका क्रॉस हम P1 रेसेसिव से करते हैं। देखिए जो F1 प्रोजेनी है उसका जीनोटाइप क्या है? यह है उसका जीनोटाइप। और फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका? ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन। और इसका क्रॉस हम कर रहे हैं किससे? रेसेसिव कैरेक्टर से। वो क्या है? रेड फ्लावर और इस राउंड पॉलन। देखिए जब हम इसका क्रॉस करते हैं तो हमें 4 तरीके का फिनोटाइप मिलेगा। देखिए जो पहला फिनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा? ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन। जो दूसरा फिनोटाइप मिलेगा वो होगा ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन। जो तीसरा फिनोटाइप मिलेगा वो क्या होगा? रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन। और जो चौथा फिनोटाइप मिलेगा वो है आपका रेड फ्लावर एंड राउंड
पॉलन। देखिए ये दोनों तो पेरेंटल टाइप है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन और रेड फ्लावर राउंड पॉलन। देखिए हमने जो पेरेंट्स लिए थे उसका जो प्योर पेरेंट्स था उसमें लॉन्ग पॉलन, लॉन्ग ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन। ठीक उसी तरीके से जो रेसेसिव फिनोटाइप का जो प्योर प्लांट था उसका जो फ्लावर कलर था वो कैसा था, राउंड था, और ये फ्लावर कलर रेड था और जो पॉलन था कैसा, राउंड था। तो ये दोनों कैसे हैं, देखिए रेड फ्लावर राउंड पॉलन ये हो गया, तो ये एक पेरेंट से मिल रहा है। ये क्या है, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन, यह डोमिनेंट पेरेंट से मिल रहा है, तो दोनों ही पेरेंटल टाइप कहलाते हैं। लेकिन ये जो दो फ्लावर है, ब्लू फ्लावर ये जो दो प्रोजेनी हैं, ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन, इसमें क्या है, ये हाइब्रिड है, तो इसको हम कहते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो मिल तो रहा है चार तरीके का प्रोजेनी, और जिसमें दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले हैं और दो रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है हाइब्रिड। अब हम इसे मेंडल के टेस्ट क्रॉस की कसौटी पर एक बार तौलते हैं और तब पता लगाते हैं कि जो वाटसन एंड पन्नेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट प्राप्त किया था, क्या वह मेंडल के डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से मिलता है। अगर मिलता है तब तो ठीक है कि उसका जो रेशियो होगा वो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसमें भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। लेकिन अगर वह मैच नहीं करता है तो फिर क्या वजह है जिसके वजह से जो वाटसन एंड पन्नेट ने एक्सपेरिमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस किया था उसका रिजल्ट, और मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया था उसका रिजल्ट, दोनों वैरी करता है। तो किस वजह से करता है वह भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैं चार्ट बनाता हूं और उस चार्ट के हिसाब से फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें मैं यहां पर लिख रहा हूं फिनोटाइप, यह है फिनोटाइप। फिनोटाइप में चार तरह के प्लांट मिले हैं। एक है आपका ब्लू लॉन्ग, दूसरा क्या है, ब्लू राउंड, तीसरा जो है रेड लॉन्ग, और जो चौथा है रेड राउंड। ये चार तरीके के फिनोटाइप यहां पर प्राप्त हुए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अब ये जो प्लांट है यह दो तरीके का है, या तो ये प्योर है, पेरेंटल टाइप है, या फिर रिकॉम्बिनेंट है। पेरेंटल टाइप प्योर जो है उसके लिए P, और रिकॉम्बिनेंट का मतलब हाइब्रिड के लिए हमने R किया है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व्ड रेशियो, जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है या टेस्ट क्रॉस फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, इस कॉलम में टेस्ट क्रॉस रेशियो, देखिए टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑब्जर्व्ड, जो वाटसन एंड पन्नेट ने ऑब्जर्व किया वो रेशियो यहां पर होगा। उसके बाद इफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट टेक्स प्लेस, जैसा कि मेंडल के डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में था, तो इफ उसका रेशियो क्या होगा, इफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स, तब उसका रेशियो क्या होगा। और यदि कंप्लीट लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज, तो उसका रेशियो क्या होगा। सॉरी, देखिए अब हम पहले
ये मेंडल का है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया था, और उसका जो रेशियो था वो क्या था? अगर मेंडल के हिसाब से इसको देखें तो ये 25% होगा, ये भी 25% होगा, ये भी 25% होगा, और ये भी 25% ही होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो इसका जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है 1:1:1:1:1 यही होगा। तो यहां पर जो पहला है ब्लू लॉन्ग, ये कितना होगा? 25%। इसको थोड़ा सा ऊपर ठीक से लिखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ब्लू लॉन्ग है तो इसके हिसाब से ये कितना होना चाहिए? 25%। ब्लू राउंड है तो ये भी कितना होगा? 25% ही होगा। और रेड लॉन्ग है तो ये भी कितना होगा? 25% होगा। और रेड राउंड है, यह भी कितना होगा? 25% होगा। यह है मेंडल का कॉन्सेप्ट। और अगर कंप्लीट लिंकेज है तो उस हालत में ये क्या होगा? 50%। और दोनों ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50-50 होंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट है वो क्या होगा? 0%। सो ब्लू लॉन्ग क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। रेड लॉन्ग क्या है? रेड राउंड क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ये रेसेसिव है, ये डोमिनेंट है। और ये क्या है आपका? रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट, यानी हाइब्रिड है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो बटसन एंड पन्नेट ने ऑब्जर्व किया वो क्या था? जो ब्लू लॉन्ग, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है डोमिनेंट वाला, उसका जो ऑब्जर्व्ड रेशियो था वो कितना आया था? 43.7%। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन का। लेकिन ये जो हाइब्रिड था ये आया था 6.3%, और ये भी आया था 6.3%। तो देखिए अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो परसेंटेज क्या आना चाहिए था? पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी 25%, रिकॉम्बिनेंट भी दोनों 25-25 ईच, और ये जो रेसेसिव पेरेंट है वह भी 25% ही होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट मिल रहा था बटसन एंड पन्नेट को, वो क्या मिला? पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोनों का जो परसेंटेज था वो क्या था? 25% से ज्यादा था। और जो रिकॉम्बिनेंट था उसका जो परसेंटेज था, अगर इस दोनों को जोड़ दें, रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज कितना आता है? 50%। तो ये जो 50% रिकॉम्बिनेंट है और ये दोनों 50% क्या हो गया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये जो 25-25 ईच 50%, अगर रिकॉम्बिनेंट की प्राप्ति होती है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वहां पूर्ण रूप से फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज है वह 50% से बिलो है, 40% हो, 33% हो, 18% हो, 13% हो, अगर 50% से कम है तो इसका मतलब है कि जो जीन है वो क्या है? दो जीन जो एक्सपेरिमेंट में लिए गए हैं वो दोनों जीन क्या है? लिंक्ड जीन है। तो देखिए इन दोनों का जो परसेंटेज है ये क्या है? 12.6। 50% से ये कम है, और 50% के कम होने के कारण क्या हो गया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसके अंदर नहीं हुआ है। इसलिए इसका जो रिजल्ट है, जो मेंडल के टेस्ट क्रॉस का जो रिजल्ट था उससे बिल्कुल ही अलग है। तो इस फेनोमेनन को मॉर्गन ने क्या कहा? लिंकेज। और उसी को बटसन एंड पन्नेट ने क्या कहा?
कपलिंग। तो अब हम बात करते हैं कपलिंग और लिंकेज की बात। तो अगर टेस्ट क्रॉस का रेशियो, रिकॉम्बिनेंट का रेशियो, अगर टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट का रेशियो अगर 50% से कम आता है, सॉरी ये 25% था और ये जो था आपका 43.7%। तो अगर 50% से ये कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो जीन थे, ब्लू और लॉन्ग पॉलन के जो दोनों जीन थे वो कैसे थे? लिंक्ड। मेंडल के हिसाब से इसे लिंक्ड जीन कहते हैं। लेकिन बटसन एंड पन्नेट ने इस लिंक्ड जीन को कहा जाता है लिंकेज। लिंकेज भी जो फेनोमेना है जिसके वजह से ये दोनों जीन लिंक है, उसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज। और इसी लिंकेज के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था बटसन एंड पन्नेट ने, उसको कहते थे कपलिंग। तो इस तरीके से लिंकेज का खोज किया गया। इसके बारे में जो आइडिया कहां से आया था? बटसन एंड पन्नेट के एक्सपेरिमेंट से आया था। और वह एक्सपेरिमेंट क्या था? टेस्ट क्रॉस था, जिसमें जो रेशियो आ रहा था वो कितना आया था? 12.6%। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो वो कितना होना चाहिए था? 50%। यानी वैल्यू अगर 50% से कम है हाइब्रिड का, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का, इसका मतलब कि दो जीन के बीच में क्या है? लिंकेज है। तो लिंकेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टू जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम is called linkage, and phenomenon is called linked gene, and phenomenon is known as linkage। एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जो दोनों जीन हैं उसको हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन। जैसे दो जीन यहां पर डोमिनेंट ब्लू है और लॉन्ग, ब्लू फ्लावर का कलर है और पॉलन का जो शेप है लॉन्ग, ये दोनों एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और इसी का जो रिसेसिव जीन था वो दूसरे क्रोमोसोम पर पाया जा रहा है, और वह जो रिसेसिव है ये इस तरीके से। तो जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है लिंक्ड जीन। देखिए, और उस घटना को हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो जब यह क्रोमोसोम कहीं भी मूव करेगा तो ये दोनों जीन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी मूव करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे क्रिकेट बॉल रखे हुए हैं, और जब ये बॉक्स को उठा करके हम यहां से यहां ले जाएंगे, ये कुछ डिस्टेंस तय किया गया, तो सारे के सारे बॉल वहां क्या हो जाएंगे? वहां पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे ये बॉक्स जो है आपका क्रोमोसोम है, और इसके अंदर जो बॉल रखा हुआ है वो क्या है? आपका जीन है। तो जैसे जैसे बॉक्स मूव करेगा वैसे वैसे सारे के सारे बॉल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। ठीक उसी तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर जो पाए जाने वाले जीन हैं, जब क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो सारे के सारे जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाएंगे, सारा का सारा जो है एक ही साथ एक ही गैमेट में पहुंच जाएगा, और फिर वहां से वह पेरेंट ऑफिस प्रोजेनी के अंदर चला जाएगा। तो यह जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? लिंकेज। जो जीन एक साथ
एक क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं और वह सारा का सारा जीन उस क्रोमोसोम का एक साथ मूव करके चला जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते, वह जो क्रोमोसोम का जो ग्रुप है, जो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाने वाला जो जीन का ग्रुप है, उसको हम क्या, सारे के सारे जीन को हम क्या कहेंगे, लिंक्ड जीन। और उसके और प्रोसेस ऑफ लिंकिंग देम टुगेदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो यहां पर तो सिर्फ दो जीन दिखाई दे रहे हैं, ब्लू और लॉन्ग, लेकिन एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी प्लांट है, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ जीन ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक चीज तो ये क्लियर हुआ कि जीन की संख्या क्रोमोसोम से ज्यादा होती है और एक क्रोमोसोम पर दो या दो से ज्यादा जीन मौजूद हो सकते हैं। वो सारे जीन को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहेंगे। और जब वह क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, गैमेट बनाते समय जब पहुंचता है, तो सारे के सारे जीन उसी क्रोमोसोम के माध्यम से उस गैमेट में पहुंच जाते हैं। तो यह है आपका लिंकेज। अब ये जो लिंकेज है कितने तरीके का होता है? यह लिंकेज दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, और जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज। देखिए यहां पर हमने लिखा है कंप्लीट लिंकेज, और अगर कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो पाए जाने वाले जीन है वो हमेशा हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे, वो कभी अलग ही नहीं होंगे। उस हालत में जो पेरेंट सिर्फ प्रोजेनी के अंदर अगर क्रॉस किया जाता है दो पेरेंट्स के बीच में, तो प्रोजेनी के अंदर हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही दिखाई देगा। जैसे यहां पर अगर यह लिंक्ड जीन होता तो 50% हमें क्या दिखाई देता, ब्लू लॉन्ग, और 50% दिखाई देता हमें रेड राउंड, और ये जो रिकॉम्बिनेंट यहां मिल रहा था वो दिखाई नहीं देता। तो अगर दिखाई नहीं देता, यही दो चीज दिखाई देते, 50% डोमिनेंट पेरेंट और 50% रिसेसिव पेरेंट, तो इसका मतलब था कि वो कंप्लीट लिंकेज था। लेकिन ये इस तरीके का कोई फेनोमेनन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह जो रिजल्ट आया है वह कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है किस चीज का? इनकम्प्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। और इनकम्प्लीट लिंकेज को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। जैसे यहां पर कितना है, 12.6%। तो इस तरह से अब हम इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में सबसे पहले देखेंगे और फिर तब हम कंप्लीट लिंकेज के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में देखते हैं। अब यहां से हम मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रूफ किया था कि लिंकेज कब कंप्लीट होता है और कब इनकम्प्लीट होता है, तो मॉर्गन ने इसके लिए जो वर्किंग मटेरियल तो उसका ड्रोसोफिला ही था, और उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर के दो कैरेक्टर्स लिए थे। एक तो विंग बॉडी का कलर था और दूसरा उसका जो था बॉडी कलर उसका जो है ग्रे था, और विंग्स जो था उसके लॉन्ग लंबे विंग्स वाले थे, और उसका जो रेसेसिव कैरेक्टर था, ग्रे का रेसेसिव कैरेक्टर था ब्लैक, और लॉन्ग विंग का क्या था, शॉर्ट। तो इन दो कैरेक्टर को लेकर के उसने क्रॉस किया। तो यानी एक तरह का यह भी क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। तो आइए देखते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद माध्यम से इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज को कैसे एक्सप्लेन किया है।
देखिए,